वेब सीरीज मिर्जापुर तो आपने देखी ही होगी। कालीन भैया को भी आप सभी जानते होंगे। उनका धंधा, रुतबा, उनका अपराध सब कुछ एकदम टॉप लेवल का हुआ करता था। चूतिया है तुम्हारा लड़का। चूतिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। कब किसे गोली मार दे, कब किसको धंधा सौंप कर राजा बना दे, सब कुछ कालीन भैया के मूड पर डिपेंड करता था। जिधर गुजरते इलाके के लोग खड़े होकर सलामी देती। वैसे कालीन भैया का कैरेक्टर तो फिल्मी है, लेकिन अगर असल जिंदगी के रियल कालीन भैया की बात करें तो वो है मुख्तार अंसारी। वैसे यहाँ ये भी कहा जाता है कि जहाँ से वो गुजरते उनके समर्थक दौड़ पड़ते थे, विरोधी अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते। 18 लोगों की हत्याओं का ऑलरेडी केस चल रहा है। इनमें 10 अटेम्प्ट टू मर्डर के भी केसेस है। गैंगस्टर एक्ट, टाडा, NSA, आर्म्स एक्ट, मकोका एक्ट भी इन पर लगा हुआ है। अपराध की दुनिया के सारे केस लगने के बावजूद मुख्तार पूर्वांचल के एक बड़े हिस्से में भगवान की तरह है। उनकी इबादत की जाती है। ऐसा क्यों है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आज हम क्राइम स्टोरी में आपके लिए मुख्तार अंसारी की एक कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी जब देश की आजादी के लिए आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त मुख्तार अहमद अंसारी भी उनके साथ संघर्ष कर रहे थे। अहमद अंसारी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। न सिर्फ नेता बल्कि 1926-27 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। ये कोई और नहीं बल्कि डॉन मुख्तार अंसारी के दादाजी थे। आजादी के महासंग्राम में सेना की तरफ से ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान लड़ाई लड़ रहे थे। जब देश आजाद हुआ तो उस्मान को पाकिस्तानी सेना में शामिल होने का प्रस्ताव आया तो उन्होंने साफ साफ इनकार किया और कहा कि लड़ा है इस देश के लिए तो मरेंगे भी इस देश के लिए। 1948 में वे शहीद हो गए। मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ब्रिगेडियर उस्मान डॉन मुख्तार अंसारी के नाना जी थे। मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी बहुत सादगी पसंद व्यक्ति थे। कांग्रेस के नेता थे। मऊ समेत आसपास के जिलों में इनका बड़ा सम्मान था। नगर पालिका के चुनाव में जब ये उतरे तो बाकी सारे प्रत्याशियों ने इनके सम्मान में अपना नाम वापस ले लिया। मुख्तार अंसारी के चाचा हामिद अंसारी देश के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। अब आप जरा देखिए, दादा ने महात्मा गांधी के साथ देश की लड़ाई लड़ी, नाना ने देश के लिए सेना की तरफ से दुश्मनों से लड़ा, पिता चुनाव में खड़े हुए तो बाकी सारे लोग इज्जत के कारण बैठ गए। चाचा देश में 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। इतने संपन्न इज्जतदार खानदान से होने के बाद भी आखिर मुख्तार ने अपराध की दुनिया को क्यों चुना? क्या उसकी कोई मजबूरी थी या फिर मूड में आया और बन गया अपराध की दुनिया के बादशाह? आइए जानते हैं। 80 के दशक में यूपी की तत्कालीन कांग्रेस सरकार और भारत सरकार ने पूर्वांचल का कायाकल्प करने के लिए बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की। योजना आई तो ठेकेदार भी सामने आए। सरकारी ठेका हथियाने के लिए जितनी दबंगई इस वक्त चलती थी, ठीक उस वक्त भी यही हाल था। पूर्वांचल में उस वक्त 2 गैंग थी, पहली मकनू सिंह की और दूसरी साहिब सिंह की। नौजवान मुख्तार अंसारी अपने कॉलेज दोस्त साधु सिंह के साथ मकनू सिंह गैंग से था। मऊ जिले के साथ ही सैदपुर में दोनों गैंग की ठेके से संबंधित विवाद को लेकर भिड़ंत हुई और यहीं से दोनों की राहें अलग अलग हो गई। साहिब सिंह गैंग का सबसे खतरनाक खिलाड़ी था ब्रजेश सिंह, लेकिन इस विवाद के बाद उसने उस गैंग को छोड़कर अपनी खुद की गैंग बना ली। ध्यान रखें कि उस वक्त ब्रजेश और मुख्तार में किसी तरह का विवाद नहीं था, लेकिन 2 दशक बाद दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको ब्रजेश का बैकग्राउंड बताना जरूरी है। दोस्तों, ब्रजेश एक होनहार लड़का था। पढ़ाई से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती। इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीजन से पास करने के बाद ब्रजेश को बनारस के यूपी कॉलेज में BSc में दाखिला मिला। ब्रजेश बनारस में था, तभी पता चला कि उसके पिता की स्थानीय गुंडे पांचू ने चाकू मारकर हत्या कर दी। यहाँ से उसका पढ़ाई से मोह भंग हो गया। चूँकि पांचू गाँव का ही था तो एक दिन ब्रजेश उसके घर गया। पांचू के पिता का पैर छुआ और शॉल भेंट की और पिस्टल निकालकर गोली मार दी। इसी के साथ ब्रजेश का अपराध की दुनिया में श्री गणेश हो गया। ब्रजेश के पिता की हत्या में ग्राम प्रधान रघुनाथ यादव भी शामिल थे। एक दिन कचहरी में मामले की सुनवाई चल रही थी। ऐसे में ब्रजेश AK-47 के साथ वहां पहुंचा और भरी कचहरी में रघुनाथ को गोलियों से छलनी कर दिया। सिर्फ पूर्वांचल में नहीं बल्कि पूरे यूपी में AK-47 से ये हत्या का पहला मामला था। इसके बाद ब्रजेश पूर्वांचल का एक नामी डॉन बन गया। ब्रजेश और मुख्तार के बीच यहाँ तक भी कोई खास विवाद नहीं था, लेकिन गैंग
बढ़ाते बढ़ाते ब्रजेश ने अपनी टीम में त्रिभुवन सिंह को शामिल किया। त्रिभुवन उस वक्त मुख्तार का दुश्मन था। मुख्तार का दुश्मन ब्रजेश का दोस्त, त्रिभुवन का दोस्त मुख्तार का दुश्मन, और यहीं से शुरू होती है वर्चस्व की जंग। रेलवे का ठेका हो या शराब का, किडनैपिंग का मामला हो या फिर हत्याओं का, हर मामले में दोनों ही एक दूसरे को पछाड़ने में लगे थे। साल 1988 में मंडी परिषद के ठेकेदार सच्चिदानंद की हत्या कर दी गई। इस हत्या में नाम आया मुख्तार अंसारी और साधु सिंह का। पुलिस खोजती रही लेकिन दोनों को खोज नहीं पाई। इसी दौरान बनारस पुलिस लाइन में कांस्टेबल पद पर तैनात राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। एक बार फिर से केस दर्ज हुआ मुख्तार अंसारी और साधु सिंह के खिलाफ। इस घटना ने ब्रजेश के खून को खौला कर रख दिया। इस मामले में पुलिस ने साधु सिंह को गिरफ्तार किया और जब वह जेल में था तब उसकी पत्नी को अस्पताल में बच्चा हुआ। साधु सिंह पुलिस टीम के साथ पत्नी और बच्चे को देखने अस्पताल पहुंचा। पुलिस की वर्दी पहने व्यक्ति ने साधु सिंह पर गोली चलाई और अस्पताल के अंदर ही उसकी हत्या कर दी। जिस दिन उसकी हत्या हुई, साधु सिंह के गाँव में उसकी माँ और भाई समेत परिवार के 8 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि पुलिस की वर्दी में आया हत्यारा कोई और नहीं बल्कि खुद ब्रजेश सिंह था। साधु सिंह की हत्या के बाद लगा कि मुख्तार कमजोर हो जाएगा। ऐसा हुआ भी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया लेकिन तभी 2 पुलिस वालों को गोली लगी और वह फरार हो गया। ब्रजेश मुख्तार के बीच अब खुली जंग छिड़ गई, एकदम गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह। छोटी मोटी मुठभेड़ लगातार हो रही थी। कभी इस पक्ष का एक गुंडा मारा जाता तो कभी उस पक्ष का। कभी बड़ी मुठभेड़ होती तो कभी एक साथ 3-4 गुंडे मार दिए जाते। इस दौरान पुलिस सिर्फ लाशें उठाने और पोस्टमार्टम करवाने के लिए ही थी। कहीं भी छापेमारी करने से पहले पता करती थी कि बदमाश किस गैंग का है। अगर ब्रजेश या मुख्तार गैंग का होता तो बचने की कोशिश करती, अगर जाती भी तो बड़े दल बल के साथ। ये सब चल रहा था और मुख्तार राजनीति का चस्का उसे लग चुका था। उसने मऊ विधानसभा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। चूँकि उसका रसूख इस लेवल पर था तो कोई पार्टी टिकट देने से मना ही नहीं करती। सो मायावती ने भरोसा जताया और उसे प्रत्याशी बना दिया। मुख्तार ने भाजपा के विजय प्रताप सिंह को करीब 26,000 वोटों से हराया। यहाँ से मुख्तार की शक्ति में बेहिसाब इजाफा हो गया। जितनी उसकी ताकत बढ़ी उतनी ब्रजेश की कम हो गई। अब ठेका लेने और दिलवाने में मुख्तार को किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं हो रही थी। चुनाव जीतने के बाद मुख्तार की छवि रॉबिन हुड में बदलने की कोशिश होने लगी। किसी की बेटी की शादी हो तो आओ पैसा ले जाओ, किसी की 13वीं हो तो आओ पैसा ले जाओ, कचहरी में कोई काम रुका हो तो फोन करा देते। यहाँ तक कि अगर कोई दूल्हा दहेज के लिए शादी से इनकार कर देता तो उसे भी उठवा लिया जाता, उसकी शादी करवा दी जाती। ब्रजेश इन सब के बीच बदला लेने का मौका खोज रहा था। तरीका बदला, राजनीति के जरिए भी उसने पूर्वांचल के नए नवेले रॉबिन हुड को चुनौती देना तय किया। गाजीपुर जिले की एक सीट है मोहम्मदाबाद। कहा जाता है कि यहाँ की राजनीति फाटक के अंदर शुरू और वहीं खत्म। इसी फाटक के पीछे लगता था मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजल अंसारी का दरबार। ध्यान रखे कि मोहम्मदाबाद ही मुख्तार का पैतृक निवास है। 1985 से इस सीट पर अंसारी परिवार का ही कब्जा था। साल 2002 में अंसारी परिवार के अजेय रथ को रोकते हुए भाजपा नेता कृष्णानंद राय ने जीत दर्ज की। कृष्णानंद ने अफजल अंसारी को करीब 8,000 वोट से हराया। इस हार से मुख्तार अंसारी तिलमिला गया। इस तिलमिलाहट के 2 कारण थे, या कहे 2 शिकस्त, एक चुनाव की और दूसरे हमले की। साल 2001 में मुख्तार अंसारी के काफिले पर जोरदार हमला हुआ। उसकी खबर उन्हें पहले से हो गई थी कि उस पर हमला होने वाला है, इसलिए वह आगे वाली गाड़ी पर नहीं बैठा। उस हमले में मुख्तार के 3 लोग मारे गए। चुनाव हारने के बाद ये बदला लेने की कसक और बढ़ गई। 25 नवंबर 2005 का दिन, विधायक कृष्णानंद पास के गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने जा रहे थे। क्योंकि पास के गांव में जाना था इसलिए उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी निकालने के बजाय नॉर्मल गाड़ी निकाली। क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करके वहाँ से निकले ही थे कि भावरकोल की बसनिया पुलिस के सामने से एक सिल्वर ग्रे कलर की एसयूवी आकर खड़ी हो गई। विधायक कुछ समझ पाते उससे पहले एसयूवी से 7-8 लोग उतरे। विधायक की गाड़ी पर फायरिंग झोंक दी। फायरिंग किसी पिस्टल, कट्टे या रिवॉल्वर से नहीं बल्कि AK-47 से हो रही थी। शरीर के साथ साथ पूरी गाड़ी छलनी हो गई। मौत का ये खेल काफी देर चला। कम से कम 500 राउंड फायर हुए। गुंडों को भरोसा हो गया कि विधायक समेत 7 लोग मर चुके हैं, तब वे वहां से निकले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि 7 लोगों की बॉडी से 66 गोलियां मिली है। असल में ये सिर्फ एक हत्याकांड नहीं
बल्कि एक संदेश देने की कोशिश थी कि भाई से पंगा लेने पर ऐसी सजा मिलेगी कि कलेजा कांप जाएगा। ये इनकी पूरी कहानी तो नहीं है, लेकिन एक ये बहुत ही दर्दनाक किस्सा और बहुत ही बेरहम घटना है जो मुख्तार अंसारी ने अपने पूरे अपराध के कार्यकाल में किया था। मुख्तार करीब पिछले 14 सालों से यूपी के अलग अलग जेलों में बंद है। 2018 में जब वह बांदा जेल में था तो उसे हार्ट अटैक आया, तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के बाद नॉर्मल उसकी स्थिति हो गई। मुख्तार बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा अपराधी नहीं बन सकता था, ये बात वह भी जानता था, इसलिए उसने समय समय पर पार्टियों को चेंज किया। मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस में मुख्तार अंसारी के नाम का बड़ा असर है। घुमा के कहे तो मुख्तार पूर्वांचल का एक बरगद है, जिसकी वजह से दूसरा कोई नाम बढ़ ही नहीं पाया। यही रीजन है कि राजनीतिक पार्टियां जब भी पूर्वांचल में बढ़ने का सोचती है तो वह मुख्तार के कंधे को चुनती है। मुख्तार का अपराध पार्टियों के लिए मायने नहीं रखता। फिलहाल मुख्तार इस समय व्हीलचेयर पर बांदा जेल में बंद है। इसी के साथ दोस्तों, क्राइम स्टोरीज में आज के लिए इतना ही। अगर आपको मुख्तार अंसारी से जुड़ी और भी घटनाओं के बारे में विस्तार से जानना है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। हम इसके बारे में और कभी चर्चा करेंगे। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप हमें जरूर कमेंट करिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही।